नमस्कार। सूरज हूँ चमकते हुए मंजर की तरह हूँ। सूरज हूँ चमकते हुए मंजर की तरह हूँ। माथे पे जमाने के मुकद्दर की तरह हूँ। रूबरू थिएटर और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, शी इज कथक एक्सपोनेंट, शी इज आर्टिस्टिक डायरेक्टर, मैनेजिंग एडिटर ऑफ हंस मैगजीन। आई वेलकम रचना यादव। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे नमस्कार। शो में। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत। बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नाम है उनका, चाहे जो डॉक्टर राजेंद्र यादव एक महान साहित्यकार और मनु भंडारी आपकी माता जी, तो उनका एक अपना नाम था, लेकिन आपने अपने लिए अलग जमीन तलाशी और आपका एक आज खुद में अपने आप में आप एक शख्सियत हैं। तो आपकी जो जर्नी है, मैं चाहूंगी कि आप अपनी जर्नी हमसे शेयर करें। जी। तो जैसा आपने कहा कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जो साहित्यिक जी परिवेश में पली बड़ी हूँ। जी और क्योंकि शायद मैंने इतना अपने आसपास बचपन में साहित्य देखा, साहित्यकार देखे, और हमारे घर में तो बहुत ही सभी साहित्यकारों का आना जाना लगा रहता था। जी हमारे घर में सब तरफ किताबें भरी रहती थी, तो शायद मुझे लगा कि मैं एकदम उससे अलग हो गई। अब वो क्यों हुआ, कई बार होता है कि जब आपके पेरेंट्स एक चीज में बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं तो आपको लगता है नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। तो हो सकता है ये हो, या जब हम इतना साहित्य देखते हैं तो आप कुछ नई नई चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बाहर निकलना जी चाहते हैं। तो जो भी कारण हो, पर साहित्य में मैं नहीं आई। ये ये एक फैक्ट है जी कि साहित्य मेरी लाइन कभी नहीं रही। ना मैंने कभी लेखन की तरफ बहुत अधिक ध्यान दिया या कोशिश की, या जी बहुत कि मैं बहुत पढ़ रही हूँ और लिख रही हूँ और अलग अलग साहित्यकारों से बातचीत कर रही हूँ। नहीं, ऐसा कभी मुझे इतना शौक नहीं था। मेरा बचपन जैसे नॉर्मल एक बच्चे का बचपन होता है, लड़की का, वो वैसा ही रहा। स्कूल कॉलेज मेरा दिल्ली में ही हुआ, पैदाइशी कलकत्ता की है। और उसके बाद कॉलेज के बाद भी मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना है। जी जैसे आजकल के बच्चे तो 11th 12th में ही बहुत उनके दिमाग में स्पष्ट रहता है कि उनको क्या लाइन लेनी है। ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं था। और पर ये था कि मैं जर्नलिज्म, राइटिंग, इस तरफ मेरा कोई रुझान नहीं था। जी तो यही डिसाइड किया कि मास कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग एक उभरता हुआ एक फील्ड थी एडवर्टाइजिंग की। तो जी मैंने वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव थी क्योंकि थोड़ा सा उसके साथ ग्लैमर एंगल लगा रहता था और इंटरेस्टिंग लगता था। तो मुझे लगा कि मुझे एडवर्टाइजिंग ट्राई करनी चाहिए। हम्म, और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में मैंने एडवर्टाइजिंग और पीआर किया। और फिर कई साल तक मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी की, कुछ साल हम्म, तक। और अच्छी एजेंसीज में, इंडिया की अच्छी एजेंसीज में की, अच्छा किया। सात सात एक साल वहां नौकरी की। जी पर अ, ये हुआ कि कुछ दिनों से, आखिरी के कुछ दिनों में, कुछ एक दो साल से मुझे लगने लगा था कि ये मेरे लिए नहीं है। मैं जी उसको एंजॉय नहीं कर रही थी, जी एडवर्टाइजिंग को। क्योंकि शुरू में तो बहुत अच्छा लगा था। जी यंग लोगों की दुनिया, सारे जो काम कर रहे थे यंग लोग थे, और हम लोग शूटिंग वगैरह के लिए बॉम्बे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। अलग अलग लोगों से मिलना, लेट नाइट काम हो रहा है, तो ये सब पहले बहुत आकर्षक लगता था। पर एक हम्म, पॉइंट के बाद फिर लगा कि नहीं। अ, क्योंकि मैं क्लाइंट सर्विसिंग में थी, मैं क्रिएटिव में नहीं थी। जी तो क्लाइंट से मिलना, और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे मेरा प्रमोशन होता गया, थोड़ी सीनियोरिटी बढ़ती गई, तो क्लाइंट्स के साथ आप आंसरेबल हैं। और दिल्ली में एडवर्टाइजिंग उस तरह से तब तक डेवलप नहीं हुआ था जितना मुंबई में हो गया था, पर मैं तो जी दिल्ली में ही थी। तो खैर,
कुछ क्लाइंट्स अच्छे थे, पर कुछ क्लाइंट्स के साथ डील करके मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, और मुझे लगा कि हम लोग वही कर रहे हैं जो क्लाइंट्स हमको बोल रहे हैं, हम अपना तो एक तरह से मुझे एक फीलिंग होने लगी कि जैसे मैं एक एजेंट हूँ। ये कुछ बनवाया, उसको क्लाइंट को जाके सेल कर दिया, बेच दिया, क्लाइंट ने कहा ये अच्छा नहीं है तो फिर वापस लेके गए, फिर उसको चेंज कराया, फिर तो कुछ वो एक तरह के बाद मुझे वो और क्लाइंट्स का एक उस समय एक ऐसा रवैया रहता था एजेंसीज के, मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, पर कुछ कि आप हमारी एजेंसी हैं तो मैं आपको कभी भी किसी भी समय यू शुड बी देयर एट आवर सर्विस। वो एक फीलिंग मुझे कि मैं अगर आपको रात को 12 बजे भी फोन करूं देन यू हैव टू बी देयर। तो एक आई वाजंट एंजॉयिंग दैट, एंड मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जी। तो तुरंत तो ऐसे नहीं निकल सकते, क्या करेंगे निकल के। तो एक इंटीरियर डिजाइन मेरी हॉबी होती थी। मैं अपने घर को शायद ये मैंने अपनी माँ से लिया था, उनको बहुत शौक था अपना छोटा, हमारा कभी घर बहुत बड़ा नहीं रहा, छोटा घर रहा, और उसको बहुत अच्छी तरह वो सजाती थी खुद, पर्दे पेंट करना, और बहुत ही कंटेम्प्रेरी जूट के पर्दे उस समय में 70s में जूट पे खुद वो हैंड पेंट करके लगाती थी, और तरह तरह के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करती रहती थी। तो शायद वो सब मेरे अंदर आ गया, और मैं अपने फ्रेंड्स को मदद कर देती थी, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को कुछ। तो मुझे लगा कि एक मेरे ही ऑफिस में मेरे साथ एक मेरा कोलीग था, और उसने एक नया घर लिया था, फ्लैट। तो उसने कहा कि तुम ये सब करती रहती हो तो मेरा फ्लैट डेकोरेट कर दो। मैंने कहा जरूर। तो मैं खुश हो गई, और मैंने मेरी काफी सारी लीव इकट्ठी हुई थी 3-4 महीने की, तो मैंने वो पूरी इकट्ठी 3 महीने की सबैटिकल कही है जो भी कही है लेकर, और मैंने उनका फ्लैट पूरा डिजाइन करके और किया। और उसको देख के फिर वो एक नई बिल्डिंग थी, कुछ लोग और आए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप कर दीजिए, तो फिर वो एक प्रोफेशनल रूप में शुरू हो गया। पर मेरा जी। एक बहुत अच्छा मित्र है, उसने सबसे पहले मुझे कहा कि तुम मेरा घर में कुछ करो। तो शुरुआत वहां से हुई थी, फिर धीरे धीरे ये मेरे कॉलीग का किया, फिर उनके आसपास पड़ोसियों क्या किया। तो मैं अपने घर में ही बैठ के अपने हाथ से ड्राइंग्स वगैरह बना के सब डिजाइन करती थी, फर्नीचर पीसेस भी डिजाइन करती थी। तो इस तरह से फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। जी। और जब मुझे लगा कि हाँ अब मुझे इसी लाइन में जाना है, तो मैंने एडवर्टाइजिंग छोड़ दी, और मैं फुल टाइम इंटीरियर्स प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। फिर मेरा ऑफिस मेरे घर से थोड़ा एक अलग कमरे में आ गया, फिर अलग कमरे से थोड़ी बड़ी जगह में आ गया। फिर जो 4 कारपेंटर मेरे घर में पीछे बैठ के काम करते थे, उनके लिए मैंने एक फैक्ट्री स्पेस ले ली छोटी सी, फिर वो बड़ी हो गई। ऐसे धीरे धीरे करके वो उसमें भी बढ़त हुई, और फिर तो हमारी काफी लंबी चौड़ी फैक्ट्री थी। और अगर एमजी रोड जो गुड़गांव को कनेक्ट करता है दिल्ली से, अगर आप उस पे गई हैं, जी। आज उस पे बहुत सारी फर्नीचर और इंटीरियर्स की दुकानें हैं। पर हम लोगों की पहली ही शॉप थी, हमने एक स्टूडियो खोला था, स्टूडियो लाइन के नाम से। मैं एक पार्टनरशिप में चली गई थी, एक और मेरी मित्र है उसके साथ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अपना फर्स्ट बेबी, तो मुझे लग रहा था मैं अकेले नहीं हैंडल कर पाऊंगी, क्योंकि साइट्स पे जाना काफी लंबा चौड़ा सा हो गया था काम। तो हम लोग ने मिलके फिर ये स्टूडियो खोला एक, और उसको भी काफी अलग एक्सपेरिमेंटल फर्नीचर करा था, तो उसको उस समय काफी लोगों पब्लिसिटी मिली, और लोग काफी हमारे आए। जी। पर फिर वहां पर भी मुझे लगा कि ये क्या, हम डिजाइन वगैरह तो कर रहे हैं, पर जब हम प्रोजेक्ट्स करते हैं तो हम क्लाइंट्स को आंसरेबल होते हैं। अगर मैंने कुछ डिजाइन किया या मैं कुछ अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन करना चाहती हूँ, तो मुझे उन्हीं क्लाइंट्स जो वो चाहते हैं मुझे वही करना पड़ेगा, एंड राइटली सो। आई एम नॉट क्योंकि दे आर पेइंग मी, और आखिर उनको उस घर में रहना है, मुझे तो नहीं रहना है। तो बट कई बार वो थोड़ा सा रिडिकुलस सा हो जाता था, और वही एक एटीट्यूड था, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग भी एज अ प्रोफेशन इतना डेवलप नहीं हुआ था जितना बाहर के देशों में और मुंबई में है। तो क्लाइंट्स का भी एक ये रवैया रहता था कि वी आर पेइंग यू, तो अब तुम हमारी सर्विस पे हो, अब तुम हम कितने भी बजे बोले तुम आओ साइट पे और देखो। तो ये सब मुझे थोड़ा सा अखरने लगा था कि ये क्या है, कि जब आपका मर्जी आया आप फोन कर दें और हम जी। वहां पर प्रस्तुत रहे। तो और फिर एक बिजनेस साइड, मैं ना मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, ना मेरी पार्टनर बिजनेस फैमिली से थी। जी। तो अ, हम दोनों में वो बिजनेस वाला खून नहीं था। तो अपने
जब अपना बिजनेस है तो आपके पेमेंट्स फंसे हुए हैं, आप भाग रहे हैं इधर से उधर, ये कर रहे हैं, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन। तो उसमें हमको लगा कहीं पर क्रिएटिविटी हम मुझे लगा कि नहीं पूरी तरह आ पा रही है। तो शायद मैंने अपने माँ बाप से, माता पिता से ये लिया कि एक क्रिएटिव अर्ज या ली, पर वो है कि उसको एक्सप्रेशन का जो मैं जरिए ढूंढ रही थी, वो शायद हर जरिया मुझे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर रहा था, चाहे वो पहले एडवर्टाइजिंग या इंटीरियर्स। और उन्हीं दिनों फिर मेरा एक जो कि एकदम एक मैजिकल टर्न कहते हैं जिसको, एक जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो आया, और इतना अनएक्सपेक्टेडली आया कि मैं खुद नहीं, मुझे पता था कि ऐसा होगा। हुआ ये कि मैं इंटीरियर्स करती थी, मेरे हस्बैंड दिनेश खन्ना, ही इज अ फोटोग्राफर। तो वो मेरी जो अब गुरु हैं अदिति मंगलदास, उनका एक परफॉर्मेंस था, उनका नया प्रोडक्शन वो कर रही थी, और ये 90s, लेट 90s की बात है शायद। एंड उन्होंने दिनेश को थ्रू सम फ्रेंड शी गॉट टू नो दिनेश, और उन्होंने दिनेश को बोला कि उनके प्री पब्लिसिटी मटेरियल के लिए दिनेश शूट कर रहे थे। और फिर जब वो प्रीमियर हुआ प्रोडक्शन कमानी में यहाँ पर, तो ऑब्वियसली उन्होंने दिनेश को इनवाइट किया, और दिनेश ने कहा कि तुम चलो मेरे साथ, मुझे बोला। और मैंने कहा कि क्लासिकल वगैरह में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, अब इतनी दूर मैं नहीं जाऊंगी क्लासिकल। वो जबरदस्ती मुझे खींच के ले गए, और वो दिन जो मैंने वो देखा परफॉर्मेंस, ये इस बात का जिक्र मैंने कई जगह लिख के भी किया है और कुछ इंटरव्यूज में भी किया है। मैं इतनी स्तब्ध हो गई थी कि मुझे बहुत क्लियरली याद है कि वो परफॉर्मेंस खत्म हो गया, सब ताली बजा रहे थे, मैं ऐसे बैठी हुई थी, कंप्लीटली स्टन जिसे कहते हैं ना, बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो और मुझे लगा कि और मैं बचपन में मैं डांस करती थी, स्कूल में करती थी, मेरी मम्मी का बहुत मन था कि मैं सीखूं। तो एक उन्होंने फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू, जो मेरे पहले गुरुजी हैं रवि जैन जी, ऋचा जैन जो आई हैं आपके प्रोग्राम में, फादर, तो वो तो एकदम पारिवारिक हमारे संबंध है उनके साथ। तो उनके वो आते थे मुझे सिखाने, और पर उनको भी 1-2 साल में लग गया था कि इसको कोई इंटरेस्ट वगैरह है नहीं, पर मैं सीखती थी, करती थी। और पर मेरा रुझान स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा था, मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रुचि रखती थी। पर मुझे यही लगा कि नहीं, कथक वगैरह नहीं करना, तो मुझे छोड़ दिया था। बस स्कूल में करती थी, 2-3 साल उनसे शुरू में सीखा बचपन में। तो मुझे लगा कि ये जब मैंने परफॉर्मेंस देखा, तो मैंने कहा मैंने क्या चीज छोड़ दी इतना। ये एक चीज का मुझे रिग्रेट है जिसको कहते हैं ना, और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ आज, जब वो सीख सीख के एक उम्र में छोड़ देते हैं, कि आप आगे जाके इसको रिग्रेट करोगे, मत छोड़ो, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज सो प्राइसलेस। तो मैंने कहा कि मैं सीखूंगी। अब आई वॉज इन माई 30s, एंड कहाँ सीखूं इतनी। तो मैंने कथक केंद्र में फोन किया, कथक केंद्र जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक है, उन्होंने कहा यू आर ओवर एज। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मुझे अपने गुरु जी की, रवि जैन जी की याद आई, तो मैंने उनको फोन किया। तो वो बोले देखो अब मैं सिखाता विखाता तो नहीं हूँ, पर अगर तुम सीरियसली सीखना चाहती हो तो आओ। तो मैंने कहा मैं सीरियसली सीखना चाहती हूँ। तो मैं उनके पास जाने लगी, और वो उस समय उनका, जहाँ पर वो उनका सर्विस में थे, वो जॉब करते थे, वो शाम को आते थे और थके हारे आते थे, और फिर भी वो मुझे सिखाते थे। और तब तक आई हैड बोथ माई बेबीज। तो और इंटीरियर्स मैंने तब तक बिल्कुल बंद नहीं किया था, क्योंकि वो तो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, इतना बड़ा फैक्ट्री था, लोग थे, अचानक तो नहीं बंद कर सकते थे। वो धीरे धीरे, तो मैं सवेरे अपनी मेरी बेटी शायद 4 साल की थी, बड़ी वाली 3.5-4 साल की, उसको मैं स्कूल छोड़ने जाती थी, फिर मैं आके अपने काम पे जाती थी, फिर शाम को मैं बसंत कुंज जाती थी, उनसे हफ्ते में 2-3 बार सीखने जाती थी। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई, और शुरुआत में काफी स्ट्रगल रहा, क्योंकि मेरी दूसरी बेटी बहुत छोटी थी, तो उसको कई बार मुझे याद है। और गुरुजी जिनको मैं मास्टर साहब कहती थी, क्योंकि उस समय मास्टर साहब तो वो, और मास्टर साहब जैसे राजस्थान में कहते हैं साहब, तो मैं उनको कहती थी, तो वो मुझे बोलते थे अगर तुम सीरियस नहीं हो तो मेरा टाइम मत वेस्ट करो, अगर तुम सीरियसली करना चाहती हो तो, अगर तुम कर रही हो क्योंकि तुम लेट वापस शुरू कर रही हो, तो तुम्हें अपने आप बहुत काम करना पड़ेगा, अपने आप बहुत
उसको रियाज करना पड़ेगा। तो सवेरे सवेरे मैं उठ के प्रैक्टिस करती थी, और कई बार तो बेटी को साथ में लेके गोद में लेकर करती थी। तो इस तरह मेरी शुरुआत हुई, और उसके बाद धीरे धीरे अदिति दीदी के पास आई, अदिति जी के पास। उनको मैंने फोन किया कि आप सिखाती हैं, बहुत डरते डरते, तो बोली नहीं मैं सिखाती नहीं हूँ, जब सिखाऊंगी तब तुमको बता दूंगी। तो फिर बात आई गई हो गई, और मैं रवि जैन जी मास साहब के पास जाती रही। और उसके बाद अचानक एक दिन फोन आया अदिति जी के ऑफिस से कि हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनके साथ जुड़ा हुआ, फिर तो उनके साथ ही जुड़ाव रहा थ्रू आउट। और पिछले कुछ 5-6 साल फिर मैंने जयकिशन महाराज से भी हर हफ्ते में एक बार जाके क्लासेस दी। तो इस तरह से मेरी जर्नी अदिति जी से मैं अभी भी जुड़ी हुई हूँ। हम ऑनलाइन आजकल वो क्लासेस करती हैं, अभी भी करते हैं हम लोग सब, तो चल रहा क्या है। बात। और फिर बीच में बहुत हंस आ गया, वो एक बहुत अलग चैप्टर है। इंस्पिरेशनल जी, उसमें भी आऊंगी, लेकिन बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आपकी। और ये जी, वाकई सही बात है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र नहीं, में सीख इट्स सकते हियर। हैं। यस, आप ये एक बार बिल्कुल। डिसाइड कर लें कि आपको करना है तो फिर करना है। मैं यही आना चाह रही थी कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, आप सबको एनकरेज करती हैं कि सभी हर एज ग्रुप के लोग आपकी सीख सकते हैं। तो यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि कथक थोड़ा फुटवर्क है और थोड़ी टफ। तो क्या आपको लगता है नहीं कि जैसे आपने कहा आपने 30 साल की उम्र में सीखना शुरू किया, 30s ओके, लेकिन उसके बाद नॉट 30, आई वाज अबव 30, आई वाज 34 और समथिंग। ओ, 34, या। तो आपने कर लिया, लेकिन अगर आप जो कहते हैं जो सीनियर लोग होते हैं उनके लिए आपको लगता नहीं कि मुश्किल है कथक सीखना, जिस तरह से आप एनकरेज करती हैं अपने इंस्टीट्यूट में कि हर सब जी, तरह के लोग आ सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहूंगी कि एक तो मेरे पास नो डाउट मेरे पास 3 अडल्ट बैचेस हैं, एंड ईच बैच है सम 8-9, बहुत सारे हैं जो वर्किंग विमेन हैं, एंड दे आर ऑन वेरी गुड पोजीशंस, डॉक्टर्स हैं, वाह। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दे आर टॉप मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, कम्युनिकेशन डायरेक्टर्स, सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट, मोस्ट 99.9 ऑल ऑफ देम आर वर्किंग, प्रीटी मच ऑल ऑफ देम आर वर्किंग। और वो आती हैं ऑफिस के बाद। ये मैंने ट्रेंड देखा है, बल्कि पिछले साल हर साल हम लोगों का जुलाई में नए एडमिशन्स होते हैं, कि अडल्ट्स के ज्यादा हो रहे हैं बच्चों के अलावा के बजाय। जैसे पहले होता था कि बच्चों के भी होते हैं, पर अडल्ट्स के ज्यादा हो रहे हैं। तो ये एक ये जो महिलाओं में एक आया है कि हमें अपना जो भी पैशन, ड्रीम, या जो भी हमारी हॉबी है उसको हमें पूरा करना है। अब हम्म। शादी हो गई, बच्चे हो गए, और कई उनमें से कई ऐसी हैं जो बचपन में स्कूल तक डांस किया है, फिर शादी हो गई, छोड़ दिया, वापस ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम्म। और दूसरी चीज मैंने देखी है कि मोस्ट ऑफ द वुमेन आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, यस। फिट हैं। तो हम्म। ऐसी नहीं है कि बहुत मेडिकल इश्यूज हो, करती हैं, पूरे जी जान से करती हैं। कुछ को कब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको मैं कोई उनसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो बिल्कुल उस तरह से करें, अगर उनको कोई नी में प्रॉब्लम है या कुछ है। पर वो पूरा करती हैं, और जिम जाती हैं या एक्सरसाइज करती हैं, योगा करती हैं। तो ये मैंने देखा है कि जितनी भी हैं अडल्ट्स, वो फिट हैं, और इतनी कोई मुझे मेडिकल इश्यूज उनमें लगते नहीं है, वो पूरा अपना करती हैं। क्या बात, क्या बात, बहुत जी, खूबसूरत बात बिल्कुल की करती आपने। हैं। जी, और हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सरला मेहता डॉक्टर है पेशे से, लेकिन एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। लिखती हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जी, बिल्कुल सुधापुरी भी जी नहीं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। या लवी सरदाना लवी, जी ये हमारे साथ सब जुड़ मेरे साथ चुकी हैं। स्कूल में थी। सुधा, लवी जी। मेरी स्कूल फ्रेंड्स है, हम लोग बचपन से साथ थे। जी, विनीता ठाकुर जी एक बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टर हैं, शिलोंग से हमारे साथ हैं। और लिखती हैं आपकी मदर का तो जवाब नहीं, एंड यू साउंड जस्ट लाइक हर, ये लिखती हैं वो। ओह, अच्छा। अ, जी। और मैं सुधापुरी जी ने लिखा है कि आपने अपनी मदर के एक नॉवल को, आई थिंक त्रिशंकु, उस डांस फॉर्म में रिसाइट किया था। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे जी। जी, अ, हाय सुधा। अ, ऐसा हुआ था कि मेरे दिमाग में एक थीम चल रही थी। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा त्रिशंकु के बारे में बता दूं। जी, नॉवल है वो अ, जी। नहीं, वो एक शॉर्ट स्टोरी है, और वो मेरे ही जी। ऊपर लिखी गई है। वो मेरे हमारे ही साथ एक कुछ हुआ था, जिससे मम्मी को वो आइडिया आया जी। त्रिशंकु लिखने का। हुआ ये कि हम लोग मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे कोई भाई बहन नहीं है।
जी। तो मैं जब टीन एज 13, 14, 15 साल की उम्र में जब मैं तो लाइक एनी टीनेजर थोड़ा सा कपड़े वपड़े पहन के और थोड़ा सा बॉयज की तरफ ध्यान ये सब शुरू हो गया था। और हम लोगों के घर के पीछे, हमारे घर में पीछे की जो दीवार थी वो लिटरली एक पूरी कांच था, जी। बड़ी बड़ी कांच की विंडोज थी। और उससे कोई बहुत बढ़िया नजारा नहीं दिखता था, उससे पीछे के घर दिखते थे। तो वो तो पीछे के घर की छत पे कुछ कॉलेज के बॉयज जैसे आते हैं, वो पीजी की तरह रहते हैं, तो छत पे तीन चार हम्म। लड़के हिंदू कॉलेज के आके रहे। और हम्म। जहां पर वो मेरा पीछे का हम लोग का जो एरिया था, वहां पर एक टेबल थी जिसमें जिसके हम्म। पास वो ग्लास विंडो थी, और टेबल पे कई बार मैं बैठ के पढ़ती भी थी। बड़ी सी टेबल थी और उस पे कई बार मैं अपना कमर्शियल आर्ट का काम या कुछ ऐसा काम करती रहती थी। मतलब हाँ। तो अब ये यंग लड़के 17, 18 साल के, जो भी 18, 19 साल के, जब अपने अपने और छोटे टाउन से थे, पर अच्छे डिसेंट लड़के पर आए थे, तो वो भी एक मस्ती के मूड में थे। तो वो जब देखते थे मुझे तो वो कुछ जैसे म्यूजिक तेज कर दिया या कुछ जोर जोर से बातें करने लगे या कुछ शो ऑफ करने लगे, उस तरह से एक रहता था, तो मेरा भी ध्यान आकर्षित होता था उनकी तरफ। और तो उसी को लेकर ये कहानी है त्रिशंकु। और ये एक्चुअली तो एक जैसे ऑलमोस्ट एक व्यंग है बीच की जनरेशन पे, क्योंकि जी। जब ये सब होता था और फिर क्या हुआ कि हमारी जो कॉलोनी थी वो थोड़े से ट्रेडिशनल लोग थे, हमारी कॉलोनी जी। थोड़ी ट्रेडिशनल कॉलोनी थी। तो आसपास के जी। लोग देखते थे, दूसरी खिड़कियों से भी दिखता था कि ये हम लोगों का फिर कुछ, कि ये कुछ हो रहा है। तो कुछ कुछ शिकायतें मम्मी के पास आने लगी थी कि आप अपनी लड़की को, अच्छा हम लोगों का घर थोड़ा सा, हम लोगों का जो एक लाइफस्टाइल कहूंगी या मेरा जो एनवायरनमेंट था हमारे घर का, वो थोड़ा सा अलग था बाकियों से, बिकॉज बाकी थोड़े बिजनेस क्लास के रेगुलर ट्रेडिशनल हाउस होल्ड से, हम लोगों का क्योंकि एक साहित्यिक परिवार था, तो औरतें भी आती थी, महिलाएं आती थी, आदमी आते थे, साथ आते थे। कई बार मम्मी अकेली हैं तो कुछ पुरुष मित्र आके बैठे हैं, या महिलाएं सिगरेट पी रही हैं, ड्रिंक कर रही हैं, सब साथ बैठे हैं। तो वो थोड़ा सा एक काफी ओपन, तो वैसे भी हमारे आसपास की कॉलोनी वालों को समझ नहीं आता था, उनको लगता था ये कुछ अजीब ही लोग हैं। फिर मैं भी कुछ एक थोड़ी सी, मेरे मुझे भी काफी फ्रीडम, मुझे कभी ऐसे बांध के नहीं रखा गया कि तुम लड़की हो बाहर मत जाओ ये वो। तो मैं तो अपने फ्रॉक शॉर्ट्स पहन के इधर उधर घूमती रहती थी, साइकिलिंग करती रहती थी। तो ये सब थोड़ा सा अजीब ही लगता था उनको। तो शिकायतें आई मम्मी के पास, मम्मी के पास आने लगी। तो मम्मी ने कहा कि ये कौन लड़के हैं। मैंने कहा पता नहीं, कोई लोग आए हैं मुझे तंग करते रहते हैं। अच्छा मैंने बोला तो शिकायत की तरह, पर मुझे भी मजा आता था, ऐसी बात नहीं है कि। और जैसे मैं कभी बाहर जाऊं, कभी कभी बस स्टॉप पे वो मिल जाते थे, मैं कहीं जा रही हूँ वो भी जा रहे हैं, तो उन्हें पता है ये वही है, मुझे पता है ये वही है, पर एक एक वेरी इंटरेस्टिंग सा एक यस। इंटरेक्शन यस। विदाउट यस। विदाउट एनी वर्ड्स एक होता था। और फिर मेरी फ्रेंड्स आती थी तो मैं उनको दिखाती थी, फिर वो तीन चार लड़कियां और वो तीन चार लड़के, इट वाज लाइक दैट। यस। तो जब ये शिकायत आई तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी ये लोग बहुत तंग करते हैं। तो मम्मी ने कहा कौन है। मैंने कहा कुछ पता नहीं, कोई लड़के हैं, तुम देखो, और लोग शिकायत कर रहे हैं। तो मुझे लगा मम्मी, जब मम्मी बोली अच्छा हम शाम को देखेंगे, मुझे लगा वो मम्मी जाके उनको डांटेंगी, वो उनको घर बुला लेंगी कि आओ बच्चों चाय पियो, इससे दोस्ती करो। तो वो अब हमारे घर में आने लगे, वो दोस्ती हो गई, फिर ये हो गया। और मम्मी ने कहा नहीं, कि तो क्या है, लड़कों से दोस्ती करने में क्या बुराई है। और बड़ी लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू जी। उनका था इसको लेकर। तो वो एक तरह से इतनी लिबरल, और फिर जब उनमें से एक लड़के के साथ मेरी थोड़ी निकटता बढ़ गई और वो बहुत ज्यादा आने लगा, और वो कमरे में, हमारे मेरे कमरे में वो और मैं काफी देर अकेले रहते थे, तो मम्मी को अच्छा नहीं लगा। तो इसमें फिर उन्होंने मुझे खींचना शुरू किया कि ये क्या हो रहा है, ये वो। तो ये एक जो बीच की पीढ़ी है वो हमेशा एक बटी रहती है ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्निटी में, कि हम बिल्कुल। कितना बच्चों को छूट दें और कितना उनको पीछे खींचे। क्योंकि अगर आप छूट देंगे और फिर खींचेंगे तो बच्चा पूछेगा भाई छूट क्यों दी थी, अगर खींचना था तो फिर छूट क्यों दी थी। आप एक तरफ इतने लिबरल बनते हैं पर एक तरफ एकदम से आप ट्रेडिशनल बन जाते हैं। तो ये कहानी उस की कहानी है। और मम्मी मम्मी खुद बहुत अपने लिबरल थी, वो मेरे नाना से बहुत लड़ी थी जब पापा से शादी करनी थी, क्योंकि वो कास्ट के नहीं थे। उनके पैर में तकलीफ थी। तो काफी झगड़ा हुआ था। इनफैक्ट मेरे नाना ने मम्मी से बात नहीं की थी 1 साल
बहुत नाराज थे वो, और मम्मी हर बात पे नाना से झगड़ती थी। और फिर बाद में वो बहुत गर्व से हम लोगों को सुनाती थी, मुझे सुनाती थी कि देखो मैं नाना से ऐसे लड़ी थी, मैं वैसे लड़ी थी, तो नाना ऐसे बोलते थे, मैं ऐसे बोल रही थी। तो उस कहानी का जो अंत है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, वो ये कहती है कि मैं इस माँ से कैसे लड़ूं, जो भाई नाना से, मेरी मेरी माँ तो नाना से लड़ ली क्योंकि वो नाना थे, 100% नाना थे। अब मैं इस माँ से कैसे लड़ूं जो आधे टाइम नाना बन के जीती है, आधे टाइम माँ बन के जीती है। क्या तो बात। मतलब कि वो तो पूरे ट्रेडिशनल थे, तो उनसे लड़ना आसान है, पर जो कभी इधर होता है कभी इधर होता है, उससे कैसे लड़ो, आप ही खुद कंफ्यूज रहोगे। तो ये कि वो बीच की पीढ़ी कैसे कंफ्यूज है, और इसलिए वो आगे वाली पीढ़ी को भी कैसे कंफ्यूज रखती है। तो ये कहानी है। तो त्रिशंकु की कहानी ये है सुधा। और नाम त्रिशंकु मेरे पापा ने दिया था शायद, कि वो जो बीच में एक वो त्रिशूल उनका वो अटका हुआ था शिव जी का। त्रिशंकु जो था वो बीच में अटका हुआ था, नॉट त्रिशूल, उसके आकाश और पाताल के बीच में लटक गया था। उनको कुछ वरदान मिला था, और कि आप स्वर्ग में जाओगे पर मैं जिंदा जाना चाहता हूँ, कुछ एक वो माइथोलॉजिकल कहानी है बेसिकली। तो वो बीच में जो लटका हुआ एक पीढ़ी है उसकी कहानी है। और इसको मैंने नृत्य में ढालने की इसलिए अचानक आया मेरे दिमाग में, बहुत दिनों से एक वो चल रहा था अबाउट ऑपोजिट्स, यू नो, हम्म। डार्क लाइट, हम्म। कमोशन शांत। तो जैसे ऑपोजिट्स होते हैं, हम सारे समय उसके बीच का रास्ता एक ढूंढते रहते हैं। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ बैलेंस पॉइंट, अ पॉइंट हम्म। ऑफ बैलेंस। तो वो मेरे दिमाग में एक थीम चल रही थी फॉर माय नेक्स्ट, मेरी डांस की कोरियोग्राफी, की मैं इसको करना चाहती हूँ कि हाउ डू वी फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन टू ऑपोजिट्स। और हमारा जीवन ही सारा ये है, हम सारे टाइम एक मिडिल पाथ ही ढूंढते रहते हैं, जिसको हम बहुत ही क्रूड हिंदी लैंग्वेज में जुगाड़ भी कहा जाता है कभी कभी। पर हम लोग हमेशा, हाँ, कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, इतना भी हो जाए, इसका भी हो जाए। तो ये एक मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि कैसे हम अपना जीवन ग्रे शेड्स में ही बिता देते हैं, हम्म। इधर से उधर इधर। तो वो चल रहा था, पर मुझे कोई पेग नहीं मिल रहा था। तो जब एक आया नया पुराना, ओल्ड न्यू। तो जैसे ही ओल्ड न्यू आया, खटाक से मेरे दिमाग में जनरेशंस कौन थी, ओल्ड न्यू, और मुझे त्रिशंकु की याद आई। तो तब मुझे लगा कि मुझे तो आइडिया वहां से है, पर ये नहीं है कि मैंने उस पूरी कहानी को नृत्य नाटिका में ढाला है। आइडिया इज स्टिल अबाउट द मिडिल जनरेशन, बट थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन में जाके मैंने उसको कोरियोग्राफ किया है। जी। क्या बात, क्या बात। आपने नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे आपने परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया और किस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए, खासतौर पर जब आपने विदेशों में अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं? हाँ, विदेशों में तो पहले तो बहुत साल अदिति जी के साथ, उनके ग्रुप के साथ मैं जुड़ी हुई थी, तो उनके साथ बहुत जगह ट्रैवल करने का मौका मिला, काफी सारे देशों में। और मुझे याद है मेरा पहला जो इंटरनेशनल टूर था वो हांगकांग में था, और बहुत एक्साइटेड थी मैं। ऑब्वियसली मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो हम लोग हांगकांग जा रहे थे, और एक नया प्रोडक्शन था उनका जो एक्चुअली कंटेम्प्रेरी बेस्ड ऑन कथक, टाइमलेस करके, वो हम लोग परफॉर्म कर रहे थे। तो वो था, बहुत सारे हमने टूर्स किए, और क्योंकि हम लोगों का एक बड़ा सा ग्रुप होता था, जी। तो उसके साथ बहुत सारी मेमोरीज हैं, साथ जाना, इकट्ठे रहना, हंसी मजाक, झगड़े भी होते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी, बहुत कुछ होता था। पर एक ओवरऑल एक बहुत ही, और फिर काम भी होता था सीरियसली, क्योंकि अदिति जी इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर। मजाक और हम्म। मस्ती कर लो, पर जब काम है तो वो बिल्कुल काम है, तो वो भी होता था। तो एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहता था। तो विदेश की तो मेरे पास बहुत सारी उनके साथ फिर अपने आप पर जो मेरी सबसे स्पेशल मेमोरी है, जो मेरा अपना एक अकेले का विदेश का टूर था, विच वाज फर्स्ट टूर एज मी, एज इंडिपेंडेंटली, जो कि अमेरिका का था। और वो मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि उसके साथ बहुत, उसके पहले इतने अप्स एंड डाउन्स हुए थे कि मुझे तो एकदम लिटरली रोना आ गया था। मैं जा रही थी और मेरे साथ पूरा ग्रुप जा रहा था, मेरे म्यूजिशियंस जा रहे थे, मेरा सोलो था और कैलिफोर्निया में था। और जिस फेस्टिवल में मैं डांस कर रही थी उसमें जाकिर हुसैन जी बजा रहे थे। एक दिन उनका था, एक दिन अनुष्का शंकर जी का था, एक दिन मेरा था। तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, और वो मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। और
एक प्रोडक्शन जो मेरा बहुत खास प्रोडक्शन है, जो अदिति जी ने ही कोरियोग्राफ किया। मैं उनके पास कॉन्सेप्ट और सारा टेक्स्ट लेकर गई थी। समवेत, जो 5 तत्वों पे बेस्ड, उन्होंने बहुत ही सुंदर कोरियोग्राफ किया है। मैं वही परफॉर्म करने वाली थी, तो पूरा एक सब कुछ वॉज परफेक्ट। और फिर क्या हुआ, हम लोग सब वीजास के लिए गए, और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ जो मेरे मेन सिंगर हैं, जिन्होंने म्यूजिक भी कंपोज किया था, और ही इज अ मोहम्मदन, समीउल्लाह खान, उनको वीजा नहीं मिला। और जब उनको वीजा नहीं मिला, अमेरिकन वीजा रिजेक्ट हुआ, तो फिर पूरा मुझे किसी को नहीं ले जा पाई, क्योंकि अगर मेन सिंगर ही नहीं है तो बाकी लोग जाके क्या करेंगे। फिर रातों रात हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया, पूरे को पूरा 1 घंटे का प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया, एंड विच इटसेल्फ इज अ वेरी टफ थिंग टू डांस फॉर 1 hour ऑन अ रिकॉर्डिंग, बिकॉज रिकॉर्डिंग तो आपने एक बार चला दी तो आप उसको रोक नहीं सकते हो, वो तो फिर चल रही है। तो इट्स बहुत चैलेंजिंग होता है। और तो उसको फिर मैं रिकॉर्डिंग को लेकर गई थी, तो ये एक थोड़ा सा, बट एंड तक, लास्ट मिनट तक वीजा आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, इतना टेंशन में गया है। पर फिर जब मैं गई वहां पर और हुआ, तो वो बहुत ही एक मेरे लिए मेमोरेबल। तो वो टूर मेरे लिए एक, इट हैज अ स्पेशल प्लेस फॉर मी। क्या जी। बात, क्या बात। सुधा जी लिखते हैं इजराइल, इजराइल में जो आपका शो हुआ था उसके बारे हाँ, में बताइए। इजराइल लास्ट शो था मेरा, जो विदेश में हुआ था 2019 में। उसके बाद उसके बाद तो फिर मार्च से तो लॉकडाउन ही हो गया। इजराइल में जाना अपने आप में एक थोड़ा सा, इजराइल के बारे में हम लोग इतना ज्यादा नहीं जानते। जैसे एक होता है ना कि आप अमेरिका जा रहे हैं, या यूके जा रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो ये सब आपको ज्यादा परिचित कल्चर्स हैं और लोग हैं। इजराइल से मैं ना किसी को इजराइल से जानती हूँ, ना मैं उनके कल्चर के बारे में इतना ज्यादा जानती हूँ। एज अ कि फेस टू फेस एक्सपीरियंस पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो एक था कि अरे, इजराइल जाएंगे हम लोग, और बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है इजराइल में, जहां हम लोग डांस कर रहे थे। तो उसका मुझे एक था, एक मेरे लिए इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फेस्टिवल। पर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को इजराइल में ज्यादा समय नहीं मिला कुछ देखने का, क्योंकि बहुत ही टाइट टूर था। 5 शोज थे, और एक के बाद एक, एक के बाद एक सिटी से दूसरी सिटी जाके, या जहां भी या 4 शोज थे, और कुछ वर्कशॉप्स थी। तो वी वर देयर फॉर 5 days। तो 5 दिन में हम लोग 4 शोज और वर्कशॉप्स करके, बिल्कुल समय कहीं देखने का, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा भी ग्रुप बड़ा था जो मैं लेकर गई थी, 13 लोग थे। तो 13 लोगों को होस्ट करना किसी भी ऑर्गेनाइजर के लिए ज्यादा एक क्षण, वो पूरा इतना इतना टाइट रखते हैं कि आओ बस परफॉर्म करो और जाओ। तो हमें बहुत ज्यादा जगह देखने का मौका नहीं मिलता। तो ट्रैवल आप पूछें तो बहुत सारे देशों में क्या है, बहुत सारे दिल्ली, भारत में भी बहुत सारे सिटीज में किया है, पर उसको बहुत ज्यादा हमें देखने का मौका नहीं मिलता। एक जगह हम लोग बहुत घूमे थे, साउथ अफ्रीका। वहां जब गए थे तो वो टीम वर्क फिल्म्स के थ्रू था, अदिति जी के ग्रुप के साथ में गई थी। वो टूर में हम लोग को काफी मौका मिला था कि हम जगह जगह गए थे, हर शो के बीच में 2-2 3-3 दिन थे। वो इस तरह से प्लान किया गया था कि हम लोगों को देखने का काफी मौका मिला था। पर नॉर्मली हम लोगों को उस एरिया को देखने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाता है। आपके ग्रुप में जो आप जिन लोगों को सिखाते हैं, जो भी आपके स्टूडेंट्स आते हैं आपसे, आपके इंस्टीट्यूट में, तो उसमें क्या फॉरेनर्स आते हैं, कुछ विदेशी, या जिन्होंने आपसे सीखा है, कुछ ऐसा है? अभी तक तो नहीं था, पर अभी जब से मैं इजराइल से वापस आई हूँ, मुझे इजराइल से एक दो जैसे एक लड़की यहीं आ गई थी, वो यहीं से जी। वो आके उसने मेरे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और वो सीख, वहां मैंने वर्कशॉप ली थी उनकी। तो उसी को देख के फिर वो आ गई थी। और अनफॉर्चुनेटली वो फंस गई, जैसे उसने शायद 1 ही महीना किया और लॉकडाउन हो गया। तो वो उसको फिर किसी तरह वो निकल गई वापस। पर आजकल अभी वो फिर से मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रही है। तो उसके अलावा बहुत ज्यादा मेरे पास बाहर के स्टूडेंट्स नहीं है। बाहर के स्टूडेंट्स जो आते हैं वो आईसीसीआर के थ्रू आते हैं, और जी फिर जी। वो लोग नॉर्मली कथक केन ज्वाइन करते हैं, या इस तरह जहाँ आईसीसीआर उनको असाइन करते हैं वहां ज्वाइन करते हैं। जी। आपके जो मदर हैं, मनु भंडारी जी, उन्होंने फिल्मों के स्क्रीन प्ले भी लिखा है। रजनीगंधा की बात करें या स्वामी की बात करें, तो उन्होंने लिखे हैं। तो क्या आपके जहन में कभी आया कि आपको जो कथक है उसको लेकर आप सिनेमा की तरफ कुछ रुझान, आपका आपके जहन में कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं।
ऐसा तो नहीं है। कभी फिल्म में के विषय में मैंने नहीं सोचा। बल्कि एक बार कहीं किसी का मेरे पास फोन आया था, मुझे याद नहीं अभी 2-3 साल पहले, कि एक डांस कैरेक्टर जो डांसर है उसका एक करना है ऑडिशन के लिए। तो मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मतलब एक तो ऑडिशन दो, फिर ऑडिशन में अगर बाय चांस वैसे तो सिलेक्ट ही नहीं हो जाओ तो फिर बॉम्बे जाओ, फिर वो सब वहाँ बहुत, क्योंकि मैंने शूटिंग्स देखी हैं। मैंने रजनीगंधा के समय भी देखी थी, ये सब शूटिंग्स देखी हैं। प्लस जब मैं एडवर्टाइजिंग में थी तो बहुत सारी एडवर्टाइजिंग फिल्म्स की शूटिंग्स के हम हिस्सा होते थे। तो मुझे मालूम है कि वो जितना दिखता है वो शूटिंग में जान निकाल देते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल। आप तो जानती होंगी एकदम ही पेल देते हैं। तो मैं मैं इतना यहाँ हम लोग। मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी, जितने भी नई न्यू जनरेशन की अगर हम बात करें, उनको लगता है कि कला बहुत ग्लैमरस है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत बहुत मेहनत और लगन। हाँ, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जितने भी नए लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी और मैं कहती रहती हूँ अपनी क्लास में कि एक तो जब जब भी कोई, स्पेशली जब कोई अडल्ट आता है, मैं सबसे पहले उनको कहती हूँ कि देखो, तुम मेरे पास अगर तुम सीखने आए हो मेरे इंस्टीट्यूट में, तो तुम बड़ी हो, तुम सोच समझ के आई हो। तुम इसलिए नहीं आई हो क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें भेज दिया है। छोटे बच्चे तो इसलिए आते हैं कि भाई मम्मी लेकर आ गई, मम्मी का मन है कि वो सीखे मम्मी। आप अगर एक उम्र के बाद आप आई हैं मेरे पास, तो आपने बहुत सोच समझ के आई हैं कि आप ये करना चाहती हैं। और अगर ये करना चाहती हैं तो मैं एक चीज बता दूं, क्लासिकल आर्ट फॉर्म सिर्फ हॉबी नहीं हो सकता। अगर आप उसको सीरियसली करना चाहती हैं तो आप उसको कैजुअली नहीं ले सकती कि एक हॉबी की तरह कि मैं बहुत थक गई काम कर तो मैंने 1 घंटा जाके क्लासिकल क्लास कर ली, और अगली क्लास नहीं की क्योंकि मुझे मूवी देखने जाना था, तो कर लूंगी अगले महीने कर लूंगी। तो वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, या मैं कहीं बाहर चली गई थी। तो ये मैं उनको बहुत क्लियर कर देती हूँ कि रेगुलरिटी इज वन थिंग आई डिमांड। उसके अलावा मैं ये नहीं डिमांड करती कि बिल्कुल मेरा कोई वो एटीट्यूड नहीं है कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ तो मुझे एक गुरु की, मैं गुरु तो बहुत बड़ी चीज होती है, मैं तो उनको अपने हम उम्र मानती हूँ, एज फ्रेंड्स सिखाती हूँ। तो मैं कभी कोई डिमांड नहीं करती कि आप मुझे इस तरह से ट्रीट करो या मेरे पैर छू, बिल्कुल भी नहीं। एक तो अदिति जी हमें कभी नहीं एनकरेज करती थी पैर छूने के लिए, उनको बिल्कुल ये सब पसंद नहीं था। सो मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो थोड़ी बहुत ही 1-to-1 फ्रेंडली बेसिस पे विद टीचर एंड स्टूडेंट में हुई है। और मोस्टली ये क्योंकि बड़ी लड़कियां हैं तो, एंड बिकॉज मैं उनके स्टेज से गुजरी हूँ, तो आई कैन, मैं समझ पाती हूँ कि उनका क्या सोच रही हैं वो। तो एक एम्पथाइज करती हूँ मैं उनके साथ। तो मैं उनको बोल देती हूँ कि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर एक। नंबर दो कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा, आपको अपने आप थोड़ा समय दे के रियाज करना पड़ेगा। हफ्ते में 2 क्लासेस काफी नहीं होती है अगर आप उसको सीरियसली सीखना चाहते हो। और अगर सीरियसली नहीं सीखना चाहते हो तो मुझे बता दो, फिर मैं आपको उसी तरह ट्रीट करूंगी, फिर मैं अपने पूरे इमोशंस और समय आप में नहीं डालूंगी। अगर आप जस्ट फॉर अनदर काइंड ऑफ एक्सरसाइज के लिए आ गए हैं। दूसरी चीज, क्योंकि बहुत एक्साइटेड होती है हम लोग, साल में एक बार परफॉर्मेंस करते हैं, अडल्ट स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड बहुत, और मेहनत करती हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, रिहर्सल्स करती हैं, मेहनत करती हैं। फॉर्चुनेटली मेरी जितनी भी स्टूडेंट्स हैं दे आर क्वाइट सिंसियर, और बच्चे स्टूडेंट्स भी, एंड करते हैं तो रेगुलर रहती हैं जितना रह सकती हैं। और जो नहीं रहती हैं फिर वो पिछड़ती जाती हैं, वो खुद ही समझ जाती हैं थोड़े दिन बाद, या तो छोड़ देती हैं या उनको समझ आ जाता है कि नहीं कोप अप कर पा रही है। क्योंकि कुछ लोग जो रेगुलर रहते हैं वो बिल्कुल बहुत उनका स्पीडी उनका वो होता है, ट्रेनिंग होती है। तो दूसरा चीज मैं उनको बोलती हूँ कि देखो, तुम अगर मुझे बताओ तुम क्यों सीख रही हो। तुम इसलिए सीख रही हो कि तुम्हें कुछ एक क्लासिकल फॉर्म सीखना है, तुम इसलिए सीख रही हो कि तुम परफॉर्म करना, तुम क्यों सीख रही हो। तो वो बोली नहीं, वो हमको एक जॉय देता है। मैंने कहा ग्रेट, जॉय देता है, बहुत अच्छी बात है। हम परफॉर्म करना चाहते हैं। मैंने कहा अगर परफॉर्म करना चाहते हो तो एक बात याद रखो, अगर सीरियसली तुम प्रोफेशनली परफॉर्म करना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रही तुम नहीं कर सकती हो, तुम कर सकते हो, पर तुम दो नाव में पैर रख के नहीं कर सकते हो। और ये चीज मैं उनको कई उदाहरण देती हूँ, अपना उदाहरण देती हूँ कि मुझे फाइनली अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। जो इंटीरियर्स का था वो मैंने बहुत जल्दी 1-1.5 साल में ही रियलाइज कर लिया कि मैं उसके साथ तो नहीं कर सकती हूँ। और मैं जैसे जैसे बहुत गहराई में घुसती गई नृत्य के, मुझे लगा कि वो उसको मैंने बंद कर दिया। फिर फाइनली 1-2 साल लगे बंद करने में, पर बंद किया। तो मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि आपको एक पॉइंट आएगा जहां आपको चूज करना पड़ेगा कि आप ये करना चाहती हैं। ये तो आप अगर
बहुत एक हाई पोजीशन पे हैं जहां भी हैं। तो आप सोच लीजिए कि, और मेरी एक जो मेरे साथ मेरी एकेडमी में दूसरे बच्चों की क्लास लेती है, शुभी, वो अपने आप में एक डांसर है, बहुत अच्छी डांसर है, कथक से हैं, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल डांसर, शी इज अ क्वालिफाइड सीए, वो सीए थी, पर उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ के शी इज गॉट इनटू डांस। जबकि सीए इज अ मच मोर पेइंग जॉब, या जो मैं बिजनेस कर रही थी इट वाज मच मोर पेइंग। आई नो मेनी अदर पीपल हु हैड टू क्विट। तो जबकि हमें पता है कि डांस में इतना इनकम नहीं है जितना आपको एक बिजनेस या आपको एक कॉर्पोरेट जॉब या आपको ये देगा। तो ये एक चॉइस एक समय पे अगर आप बहुत ही सीरियस है तो आती है, करनी पड़ती है, आप उस दो राहे पे खड़े होते हैं। और अगर जब तक नहीं आती, जब तक आप चलाए जाएं, फिर आप उतना उतना ही एक्सपेक्ट करिए कि डांस आपको उतना ही देगा जितना आप उसको दे रहे हैं। जी तो जी जी। सुधा जी लिखती हैं, व्हाट इज द एज कैप ऑफ योर स्टूडेंट्स यू आर हैंडलिंग? सुधा, मेरे पास जो सबसे छोटी स्टूडेंट है वो 5 साल की, जो जिनको अब मैं नहीं सिखा पाती हूँ क्योंकि मैं हंस में भी जाती हूँ, शुभी सिखाती है मेरी कॉलेज। पर जो मेरी ओल्डेस्ट स्टूडेंट थी शी वाज 65, एंड यस, एंड शी, आप मानेंगे नहीं, आजकल तो वो लॉकडाउन की वजह से वो अपने होम टाउन चली गई है उत्तराखंड में। पर वो मोस्ट रेगुलर, मोस्ट एंथुजियास्टिक, और वो फोक डांसर हैं, और अपना उनका ग्रुप है, और वो जगह जगह परफॉर्म करती हैं, और वो इतनी सिंसियरली सीखती थी। तो अभी वो नहीं है, पर अधिकतर जो मेरे अडल्ट स्टूडेंट्स हैं वो 18 टू 55, 54, 56, पूरे सारे एज ग्रुप, लॉट ऑफ देम आर इन देयर 30s, 30s में बहुत सारे हैं, अर्ली 40s में हैं, 20 सब हैं। क्या बात, 20, क्या बात। जी जी अब मैं आपकी मैगजीन पे आती हूँ, जो आप जी मैं हंस का जो संचालन कर रही हैं, ये वही मैगजीन है ना जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने स्टार्ट किया था और फिर आपके पिताजी ने इसे फिर से इसको वो किया था? जी इसके जी। बारे में मैं जानना चाहूंगी, इस मैगजीन के बारे में। हाँ, तो जैसा आपने कहा कि इसको प्रेमचंद ने शुरू किया था 1930 में, 1930 में ये पत्रिका शुरू हुई थी, जब बहुत पूरा नेशनल मूवमेंट और पूरा एक माहौल ही एकदम अलग तरह का था, और हम्म। उत्तेजना से भरा हुआ माहौल था, बहुत ही सब तो उसमें ये पत्रिका शुरू हुई थी, प्राइमरीली फिक्शन, कहानियां, कहानियां ही, और प्रेमचंद के लेख पर, और इनफैक्ट एक समय गांधी जी उसमें एडिटोरियल बोर्ड में एडवाइजर की तरह भी थे, थोड़े समय तक जुड़े हुए थे। हम्म। फिर 1936 में प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई, और पत्रिका चलती रही, और लोगों ने चलाई कुछ, पर उस तरह का उसमें की गरिमा नहीं रह पाई। धीरे धीरे वो पत्रिका एक तरह से लुप्त हो गई, खत्म हो गई। इधर मेरे पिताजी का, मेरे पापा का एक सपना था कि मैं एक पत्रिका चलाना चाहता हूँ, मैं एक पत्रिका निकालना चाहता हूँ। बहुत दिनों से उनका एक ये उनके मन में एक ये बहुत ही इच्छा थी। एक आध पत्रिका, कई पत्र, जैसे सारिका थी उस समय, धर्मयुग था, सारिका थी, दिनमान था, बहुत सारी पत्रिकाएं थी। उनको शायद एक आध पत्रिका से एज एन एडिटर जॉब, पर वो बोले मैं नौकरी नहीं, मैं अपनी पत्रिका अपने तरह से चलाना चाहता हूँ। जी। तो पर वो कुछ, क्योंकि फाइनेंशियल बैकिंग इतनी नहीं थी, हम लोग को फाइनेंशियली इतना, हम लोग वो नहीं थे। मम्मी कॉलेज में पढ़ाती थी, पापा फ्रीलांसर थे, या पब्लिशिंग हाउस था उनका, पर स्ट्रगल थी बहुत। तो फाइनेंशियल बैकिंग नहीं थी, और जब भी किसी से भी, जितना मुझे, मैं छोटी, बहुत छोटी नहीं थी, पर हाँ, जब मुझे जितना समझ आता था कि अगर किसी से उनकी बातचीत भी होती थी फाइनेंशियल की, वो फाइनेंस करेंगे, तो उनको लगता था कि अगर वो फाइनेंस करेंगे तो फिर वो टर्म्स भी डिक्टेट करेंगे कि पत्रिका में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो मेरे पापा को बिल्कुल मंजूर नहीं था, वो एकदम कंप्लीटली अपनी टर्म्स में, वो थोड़े से झक्की थे वो इस मामले में, तो अपने टर्म्स पे चलाना चाहते थे वो। तो फिर फाइनली कैसे उनके दिमाग में हंस की बात आई कि मैं हंस को रिवाइव करूं, ये मुझे नहीं मालूम। ये मुझे नहीं मालूम कि वो हंस ही उन्होंने क्यों चूज किया, जो भी कारण होगा। और फिर वो हंस निकली, और उसके बाद धीरे 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 वो हंस में कंप्लीटली उनका तो फिर सोना जागना खाना पीना सब हंस था। और पत्रिका चली। पत्रिका की क्या अहमियत थी, वो क्या थी पत्रिका, मुझे बिल्कुल कोई उसका आइडिया नहीं है जब तक मेरे पापा थे।
रोज हमारे एड्रेस पे हर महीने एक प्रति आती थी, मैं जरा खोल के उलट पुलट के देख लेती थी और फिर मैं उसको कभी पढ़ती, क्योंकि वो मेरी लाइन ही नहीं थी, साहित्य में मेरी कोई ऐसी रुचि नहीं। तो मुझे बिल्कुल कोई उनके कुछ, जब हंस के कुछ कार्यक्रम होते थे, एक सालाना कार्यक्रम होते थे, मैं उनमें चली जाती थी। बहुत लोगों को देखती थी कि बहुत लोग आ रहे हैं, और एक लिटरली एक भक्ति भाव के साथ मेरे पिताजी से मिल रहे हैं, पर फिर भी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हंस क्या है। तो हुआ ये कि जब अंत में 1-2 साल से पापा की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी, तो वो मुझसे बार बार एक बात बोलते थे कि बस हमको तो मरने की कोई चिंता नहीं है, हम तो कभी भी हमें, और वो कुछ डरते वरते नहीं थे, मृत्यु से उनको कोई डर ऐसा नहीं था। पर हमको यही है कि हमारे बाद हंस का क्या होगा, क्योंकि हमने तो अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया है। और ये हम तो बोले कि हमको कुछ समझ नहीं आता कि हंस कौन चलाएगा, तो हमारे दिमाग में तुम्हारा ही नाम आता है। तो और मैं कहती थी नहीं, मुझे तो अब मेरे से बिल्कुल उम्मीद नहीं रखना आप हंस चलाने की, क्योंकि ये मेरी लाइन ही नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। और तो बोले देखो, फिर मुझे एक दिन मैंने देखा, जो पत्रिका हर महीने मेरे घर आती थी, मैंने देखा कि मेरा नाम प्रबंध कुछ निदेशक प्रबंध समथिंग में मेरा नाम। और मैंने कहा ओ गॉड, ये मेरा नाम भी देने लगे हैं। मैंने तो ये तो बहुत, मैं झगड़ा किया उनसे, मैंने कहा आप नाम कैसे दे सकते हो मेरा। और मैंने फिर पता चला कि वो काफी दिनों से दे रहे हैं। और तो बोले कि अरे अब दे रहे हैं हम। तो मैंने कहा पर हम तो नहीं करेंगे ना। तो और ये तो चीट, मतलब ये ऑनेस्ट डिसऑनेस्टी है, कोई हमसे पूछ लेगा, हम तो आपके ऑफिस भी नहीं जाते हैं। तो बोले कि नहीं, अरे अब देखे जाएगा, हम तो चले जाएंगे, फिर तुम देख लेना। तो बस ये झगड़ा हुआ, और जब वो बहुत बीमार रहे, अस्पताल में रहे, हमको लगा कि अब शायद नहीं वो इस बीमारी से निकल पाएंगे, वो निकल के आ गए। और जब हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, तब वो एकदम से अचानक चले गए। तो उनका जाना भी इतना अचानक हुआ। और मुझे याद है वो 28 अक्टूबर को गए, और 1 नवंबर को हम लोग ऑफिस में थे, मैं ऑफिस में थी। और एक बार भी मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि अच्छा अब इसको बंद कर दें, अब इस क्या करें इसको, किस अपने में मतलब लोगों से पूछे कि कौन इसको चलाएगा, या इसको खत्म ही कर देते हैं अब कौन। कभी भी नहीं, बस वो एकदम से मैं गई और जाने लगी। तो ये इस तरह से वो कैसे हुआ ट्रांजिशन, क्यों हुआ, क्या मेरे दिमाग में आया, क्या नहीं आया, वो एक ब्लैंक है। वो कुछ दिन बस ये है कि मैं गई। और इतना मुझे याद है कि मेरे हमारे एक बहुत ही पुराने मित्र हैं, वेदांत सुधीर, पापा के बहुत ही क्लोज थे। तो वो जब आए ऑफिस, उदयपुर में रहते हैं, पर वो एक हमारे भीष्म पितामह टाइप, उनका एक आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। और वो सारे हंस में हम लोग किस तरह से काम करते हैं, वो थोड़े थोड़े दिन में एक एक चार कुछ महीने में आके चेक करते रहते थे। अभी तो लॉकडाउन के कारण और अब नहीं आ पाए हैं काफी दिनों से। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि तुम राजेंद्र जी की कुर्सी पे बैठो। मैंने कहा ना, वो नहीं कर, वो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो बोले ना बैठो। तो वो उन्होंने बहुत जबरदस्ती की, पर वो मैंने नहीं किया। और वो अपनी वसीयत में लिख के गए थे मेरा नाम एज अ मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रबंध निदेशक जिसे हिंदी में कहते हैं, और संजय सहाय जी का नाम, जो अपने आप में एक वरिष्ठ लेखक हैं, कि वो इसका संपादन संभालेंगे। तो संजय जी भी या मैं भी, हमें से कोई उस कुर्सी में बैठने की हिम्मत नहीं हुई, पर हम लोग सब मिलके चलाते हैं हंस। तो क्या बात, क्या और बात। हंस अब में जुड़ने के बाद अब मुझे पता चला कि उस पत्रिका की क्या अहमियत है, वो क्या है। वो इतनी, मतलब एक शायद हिंदी की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली तो है ही, पर एक ऐसी पत्रिका जो साउथ में भी पढ़ी जाती है, फार ईस्ट में भी, आसाम वगैरह में भी पढ़ी जाती है, और कहाँ कहाँ से हमारे पास फोन आते हैं। और अगर पत्रिका नहीं मिलती है, तो जिस तरह के फोन ये मैंने खुद अटेंड किए कि लोग हमारी तबियत का फोन करके, एक व्यक्ति बोल रहा है मेरी तबियत खराब हो रही है, मुझे हंस नहीं मिला इस बार का, आप किसी भी तरह भेजिए। तो जब इस तरह के हमारे पास पत्र आते हैं, तब मुझे लगने लगा, और मैं जहां जाती थी, अच्छा आप हंस पत्रिका से हैं, अच्छा आप हंस पत्रिका से, तो मुझे लगा हाँ भाई ये तो कुछ बड़ा ही काम करके चले गए। इनको तो मैंने ज्यादा इसके महत्व ही नहीं समझा कि ये क्या पत्रिका है। और अब आज भी हम लोग इसीलिए बस हम लोग लगे हुए हैं कि ये पत्रिका ना बंद हो, क्योंकि कई पत्रिकाएं बंद हो गई हैं, विच इज वेरी सैड, जी, लॉकडाउन के आप कारण। आप इसको इंग्लिश में भी इसका कुछ कर रही हैं कि इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट हाँ, करें? एक शुरू किया है हमने, फिर वो दूसरा उसका अंक नहीं आ पाया, नहीं पूरे पत्रिका तो नहीं, पर बेस्ट ऑफ हंस, हंस की कुछ कुछ चुनिंदा कहानियां या ऐसी कहानियां जो बहुत प्रचलित रही हैं, चर्चित रही हैं, जिन पे काफी अच्छे पत्र आए और उनको वो मिला, उन कहानियों को चूज कर करके हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि एक एक वॉल्यूम करके उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, जैसे 12-13 कहानियों को अंग्रेजी में अनुवाद करके उसका हंस
अंग्रेजी, फिर अगले साल एक और, फिर उसको धीरे धीरे 6-6 महीने में करेंगे। हम लोग के पास फंड्स की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, इसलिए प्रोजेक्ट्स और आइडियाज तो बहुत हैं, पर फंड्स नहीं है तो लोग इतने हम लोग नहीं ले पाते, लोग नहीं ले पाते तो फिर काम उतना नहीं हो पाता। क्योंकि मेरा भी अपना प्रोफेशन है, मेरा अपना डांस स्टूडियो है, और मैं गुड़गांव में रहती हूँ, ऑफिस दरियागंज में है, तो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इसलिए अब वो उसका दूसरा भाग आने वाला था और फिर लॉकडाउन हो गया, तो अब उसी पे काम चल रहा है, दूसरे भाग जी। पे। चलते चलते दो सवाल है मेरे पास। एक तो मैं ये जी। चाहूंगी कि आपके जो मम्मी पापा हैं, जाने माने जी। देश के वरिष्ठ साहित्यकार मनु भंडारी जी और राजेंद्र यादव जी, कोई खास याद, कोई खास जो आपके दिल के बहुत करीब हो? माँ बाप के साथ तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी यादें होती हैं, लेकिन मैं चाहूंगी बहुत सारी होती है। कुछ खास जो आप हमसे शेयर करना चाहें। उनके साथ तो इतनी सारी यादें हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कि, और अब क्योंकि पापा नहीं है तो उनके साथ हर याद जो मुझे हर लम्हा याद आता है वही मुझे खास लगता है। और जैसे बचपन में जब मैं छोटी थी तो हम 3 लोग थे घर में, और संडे को एक वो दिन होता था जब वो घर रहते थे, तो मैं उनके साथ बहुत खेलती थी। और मुझे वो एक सीन बहुत याद आता है। हम लोगों के घर में एक बालकनी थी, तो वहां बैठ के वो मुझे शतरंज खेलना सिखाते थे, ये सिखाते थे, और मम्मी भी वहीं बैठी रहती थी। तो एक ये बहुत एक पारिवारिक का सिनेरियो होता था वो, और मैं बैठ के खेल रहे हैं और मम्मी बैठ के अपना उनका कि अच्छा तुमने ये नहीं किया, अच्छा आज ये करेंगे, अच्छा वो उनकी अपनी प्लानिंग चलती रहती थी। और एक एक तरह से जिसको पापा और मैं मजाक करते रहते थे कि अब मम्मी का मोनोलॉग शुरू हो गया है, कि वो कि अच्छा अब खाने पे ये जाएंगे, फिर यहाँ खाना बनेगा, चलो हम सब्जी लेके आते हैं। तो उनका एक वो चलता रहता था, एक रिफ्रेन की तरह पीछे उनकी अपनी गृहस्थी की प्लानिंग, और हम लोग अपना मस्त। और फिर वो थोड़ी थोड़ी देर में, आप तो मेरी बात सुनते नहीं है, आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग, मैं बोले चली जा रही हूँ। तो इस तरह से एक वो जो पारिवारिक लम्हे और क्षण होते थे वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। और दूसरा जो मैंने अभी शेयर किया था, जब पापा को दिनेश से मिलना था पहली बार, अभी मैंने वो तो कितनी बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ कि वो एक बहुत ही कॉमिकल सीन था, जब दिनेश मेरे पापा से मिलके और हमारी शादी की बात करना चाहता था। तो मम्मी बाहर गई हुई थी। अच्छा, मम्मी का मैं मम्मी से बहुत करीब हूँ, हम लोग बहुत क्लोज रहे हैं, क्योंकि पापा से मेरा एक बहुत अलग तरह का रिश्ता था, मतलब बहुत इमोशनल क्लोजनेस, इमोशनली बहुत क्लोज थे, पर जैसे एक दूसरे से बातें करना, आपस की बातें शेयर करना, वैसा नहीं था पापा के साथ। वो मम्मी के साथ बहुत होता था। तो हर चीज मम्मी के ही थ्रू रूट की जाती थी, अगर पापा मुझे कुछ बोलना भी चाहते थे तो वो मम्मी के थ्रू आता था। और तो जब मम्मी जा रही थी, और मम्मी थोड़ा ट्रेडिशनल, थोड़ी सी वो एक बटी हुई ट्रेडिशनल, और उसमें तो उनको था कि अच्छा भाई शादी समय पे शादी कर लो, कर लो। अब शादी में भी कुछ कुछ रस्म वो सब, थोड़ा ये सब में उनका वो था। तो एक चीज और मुझे याद आई है, मैं आपको अभी उसके साथ शेयर करूंगी। फिर तो जब दिनेश आए तो मम्मी, उन दिनों उनको दिल्ली में नहीं होना था, तो उनको लगा कि उन्होंने कहा कि राजेंद्र, पापा से कहा कि भाई आपको ही मिलना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा, मैं तो हूं नहीं। तो बोले हम क्या बात करेंगे, हमने तो ये सब कभी किए ही नहीं, हम तो नहीं करना चाहते हैं ये कैसे बात कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि एक तो शादी वादी में उनका कि शादी करो, लड़का लड़की को देखने आ रहा है, ये सब बिल्कुल ये तो बैन कर दिया गया था कि तुम्हें कभी कोई लड़का मैं देखने आने नहीं दूंगा, तुम्हें अपने आप ढूंढना करो, नहीं मिलेगा तो मत करो, पर कोई कोई लड़का तुम्हें देखने आ रहा है ये हमारे घर में बिल्कुल बिल्कुल वर्जित। तो क्योंकि तुम कोई वस्तु नहीं हो, जी। तो ये सब था। तो खैर वो आया दिनेश। अब दिनेश भी दाढ़ी रखता था, कुर्ता पहन के आ गया, बालियां पहनता था, दुनिया भर के कड़े वड़े पहन आ गया। वो भी एडवर्टाइजिंग में था, मैं उसको वहीं मिली थी, और वो आके बैठा। अब बड़ी ऑकवर्ड सी साइलेंस। अब पापा को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पूछूं भाई। उनको लगा कि अब मुझे उससे वो उचित सवाल करने हैं, जो प्रॉपर सवाल एक फादर करते हैं वो करने हैं, पर ये तो कभी फादर मोल्ड में रहे ही नहीं, तो अब इनको समझ नहीं आ रहा। तो फिर भी उन्होंने पूछा कि अच्छा भाई तुम क्या करते हो। तो उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं करता अभी, क्योंकि उसने एडवर्टाइजिंग छोड़ दी थी और वो भी फोटोग्राफी को एक्सप्लोर करना चाहता था। तो वो एक ऐसे स्टेज था बीच में जब उसने एडवर्टाइजिंग छोड़ दी थी और अभी फोटोग्राफी में पूरी तरह घुसा नहीं था, पर प्लानिंग कर रहा था।
तो बोले कि क्या करना चाहते हो, तो फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। कैसे करोगे, ये नहीं पता कैसे करूंगा, करूंगा। तो इस तरह का ये इंटरव्यू था दिनेश का और पापा का। क्या करते हो, नहीं पता, कुछ नहीं। क्या करना चाहते हो, करना चाहता हूँ पर पता नहीं कैसे। कमाओगे कैसे, पता नहीं। ये था। तो मैंने कहा ये तो हो गई शादी, ये तो नहीं होने वाली है। और वही हुआ हुआ ये, मतलब जब वो चला गया दिनेश, तो पापा ने मुझे बुला के कहा कि इससे तो मत करना तुम शादी। तो मैंने कहा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि आज वो कुछ नहीं कर रहा, वो कल तो करेगा, अच्छा करेगा, एडवर्टाइजिंग में इतना सीनियर था, अच्छा काम करता था, तो जरूर करे। बोले इसलिए नहीं, इसलिए कि ये बिल्कुल हमारी तरह है। तो तुम अगर इससे शादी करोगे तो तुम्हारा हाल वही होगा जो तुम्हारी माँ का है। तो एक तो ये मुझे बहुत क्लियरली याद है। दूसरा हमारा जो बहुत फनी, एक दिवाली का सीन। दिवाली, हर साल दिवाली मनती थी। अच्छा, मेरे पापा एथिस्ट, उनको बिल्कुल भगवान में किसी भी कोई आस्था या विश्वास नहीं है। उनको अगर बोलते हैं कि भाई भगवान देख रहे हैं, तो बोल रहे कौन भगवान है, तो भगवान तो यहाँ बैठे हैं। वो अपने आप को बोलते थे कि भगवान तो यहाँ बैठे मेरे अंदर, कौन देख रहा है। तो वो भगवान वगैरह हम लोगों के यहाँ कभी कोई पूजा का कॉर्नर। तो एक मम्मी का था कि दिवाली के दिन एक दिन है जब पूजा करेंगे, तो वो थाली सजाती थी, बहुत मन से थाली सजाती थी, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, ये वो। अब उसमें एक्सपेक्टेड था कि पापा बैठे, अब वो बड़े बेमन से बैठते थे, और मम्मी उसको गणेश जी को दूध और लड्डू और ये कर रही है। तो वो पीछे पीछे बैठते थे, पर बैठ के वो कॉन्स्टेंटली एक, खाए जाओ गणेश जी, खाए जाओ, तुम खिला रही हो उनको। एक उनका चलता रहता था, एक बहुत ही व्यंग्यात्मक पीछे से एक कमेंट्री चलती रहती थी इस पूरे सिचुएशन को लेके। और मम्मी गुस्सा होती थी कि भाई आज के दिन तो आप मत इतना मजाक करो भगवान को लेके। पर वो एक मुझे सीन इतना अच्छी तरह याद है कि वो इतने मन से थाली सजाती थी और ये पीछे बैठे बैठे उसकी मजाक उड़ाते रहते थे, क्योंकि उनको कभी भगवान और इस समय आस्था नहीं रही। जी, ऐसी बहुत सारी यादें हैं। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत यादें। चलते चलते एक आखिरी सवाल कि जो भी न्यू जनरेशन है जो परफॉर्मिंग आर्ट में आना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगे, इनको क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे? अ, अपने अनुभव से कहूँ तो जो छोटे बच्चे हैं, यंगर, जो छोटे नए बच्चे आते हैं, 5 5 6 6 साल के, 7 7 साल के, 8 8 साल के, उनको तो देखिए बहुत क्लैरिटी नहीं होती कि वो क्या कर, कथक क्या है और उसमें कितनी मेहनत है। तो उनसे हमको उतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए जितना वो उनके आजकल स्कूल में भी पढ़ाई का इतना बोझ रहता है, उसी में बेचारे 50 ट्यूशंस होती हैं, तो उसमें भी वो लोग बेचारे टाइम निकाल के आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर आके उनको धीरे धीरे ये तो लगने लगता है कि ये मेहनत की चीज है। तो सबसे जरूरी है मेहनत, रेगुलर रेगुलरिटी और मेहनत। मेहनत के बिना क्लासिकल आप नहीं कर सकते हैं। आपको अपना समय, अपना उसको पूरा, आपको एक तरह से अगर आप उसको सीरियसली एज अ कैरियर लेना चाहते हैं, तो आपको अपना जीवन कंप्लीटली उसको समर्पित कर देना होगा। तो ये इस तो जब भी आप सीखें क्लासिकल, और अगर आप सीरियसली, तो आप इस बात को दिमाग में रखिए कि ये बिना आपके डिमांडिंग है बहुत। आपको एकदम कंप्लीटली वो आपसे एक एक निचोड़ लेगा आपको, और जब तक वो निचोड़ेगा नहीं तब तक वो आपके अंदर घुसेगा भी नहीं। तो आ, ये। और जो बड़ी लड़कियां आती हैं, जैसा मैंने कहा कि एक तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि एज इज नॉट अ बैरियर, यस, प्लीज। यस। मतलब 25 25 साल की लड़कियों के पास के फोन आते हैं कि मैम मैं 25 साल की हूँ, डू यू थिंक आई विल बी एबल टू लर्न, इज इट टू लेट? एंड आई टेल देम नो, बट यू हैव टू हैव द विल, यू हैव टू हैव द डिटर्मिनेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि अगर आपके पास विल नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो चाहे आप 10 साल की भी हो या 25 साल की हो, बच्चा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको क्लासिकल करने के लिए यू हैव टू हैव द विल एंड डिटर्मिनेशन, एंड देन वर्क हार्ड। तो यही मैं कहूंगी कि आप एक बार जब क्लासिकल को आप जब इतना देते हैं, पर जब वो वापस आपको देना शुरू करता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी इज नॉट द थिंग, पर आपको जो एक अंदर की अंदरूनी खुशी, खुशी से ज्यादा एक आप संतुलन, एक कामनेस, एक पीस, एक सेंस ऑफ वर्थ जो वो देता है ना, दैट इज अनकम्पेरेबल। मतलब उसको वैसा मुझे ना कभी एडवर्टाइजिंग करके मिला, ना कभी मुझे इंटीरियर्स का बेस्ट प्रोजेक्ट करके मिला, जितना मैं अगर एक छोटी सी कोरियोग्राफी भी अपने आप करके डांस करती हूँ, अगर जो आनंद मुझे, जो बिल्कुल। वो मुझे देता है वो। तो इसलिए अगर आप देते हैं तो याद रखिए कि नृत्य भी आपको वापस बहुत कुछ देगा।
पर आप क्या बात। जितना उसको देंगे आप वो आपको उतना ही देगा। अगर आप उसको इतना सा देंगे तो आपको शायद इतना सा भी नहीं मिलेगा, आप इतना देंगे तो वो आपको देगा। पर अपने आप को देने के लिए तैयार रहिए, तभी आप उससे कुछ बिल्कुल। प्राप्त कर पाएंगे। जी बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी रचना जी आपका। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, और बहुत सारी बातें पता चली, बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कहना चाहूंगी आपका, मैं बहुत बहुत आपको थैंक बहुत यू। बहुत रूबरू को और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। पर ये है कि बहुत सारे प्रश्न थे जो मैं देख नहीं पाई, कि तो आपने शायद कुछ प्रश्न बोल ही मैं दिए थे ना बीच में। सारे सवाल ले चुकी हूँ मैं आपसे, आपको तो मैं सारे सभी सवाल ले श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने सवाल किया। आई होप आई वाजंट वेरी बोरिंग। पर चुकी। बिल्कुल अ, नहीं, इट वाज सो मैं इंस्पायरिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक और यू। काजल जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू। इट वाज माय थैंक यू प्लेजर। रचना जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, हमेशा की तरह उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया कहना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। और शख्सियत का अगला अंक कल शाम को 7 बजे होगा, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे टेलीविजन, थिएटर, रंगमंच और सिनेमा से जुड़े हुए इज एविड एडुकेशनिस्ट, ऑल्सो कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, श्री गुलशन वालिया जी। कल शाम को 7 बजे हमारे साथ रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।